मछली होती है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, सांप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कबूतर का क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करने के लिए एलिजिबल हो, आप एबल हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हमें आज से स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये फोटो दिख रही है आपको, ये एक एक करके आपको सारे नाम जानने हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से होता है। कैसे होता है, एक बार फोटो देख लो और आज की क्लास में ये सारे नाम आप पढ़ लोगे। देखो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन का काम करता है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, एयर का आना। तो सबसे पहले एयर कहां से आती है, नाक से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से ही, नोज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो नोज, नोज में फिर आपको ये लैरिंग्स, नोज के नीचे वाले पार्ट में लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियोल, लंग्स, से सारा कुछ हमें पढ़ना है। ये इस तरीके से हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता है। ये सारा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए जरा हेडिंग डालिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय नोज। हमारे श्वसन तंत्र, देखो दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से, मुख से। खाना कहां खाते हो, माउथ में। तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपसे पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है, तो सांस कहां से लेते हो, नाक से। तो नाक से ही शुरू हो जाता है। चलिए लिखिए जरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है। तो नंबर 1 पे लगा के लिख लो नोज। नोज को हम नाक कहते हैं। ठीक है, नाक, नाक से ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाक से ही आप एयर तो लेते हो। एयर का मतलब होता है हवा। और मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कभी भी ये मत कहना हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम एयर लेते हैं, हम हवा लेते हैं। तो यहां से एयर क्या करती है, एंटर करती है। एंटर का मतलब प्रवेश करना। और जब आप बाहर छोड़ते हो तो उसमें CO2 क्या होती है, ज्यादा होती है। तो CO2 क्या होती है, आउट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय नोज ओनली। हमारे श्वसन तंत्र की शुरुआत नाक से क्यों होती है, क्योंकि नाक से ही हवा प्रवेश करती है। और नाक से ही जब आप ब्रीदिंग करते हो, बाहर की तरफ एक्सेल करते हो, तो उसमें CO2 बाहर चला जाता है। अब बेटा नाक में क्या होते हैं, नाक के होते हैं 2 दरवाजे। देखो 1 2, इनको हिंदी में कहते हैं नासा द्वार और इंग्लिश में कहते हैं नोस्ट्रिल्स। तो हमारे नाक में क्या होते हैं, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। अब ये नोस्ट्रिल्स को हिंदी में लिखा जाता है नासा द्वार, नासा द्वार। तो कभी कभी ना एग्जाम में आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है, तो वहां पे नोज नहीं होगा, वहां पे नोस्ट्रिल्स होगा। नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है नाक के दरवाजे। तो भाई इन दरवाजों से ही तो हवा आती है ना सबसे पहले। तो नाक आप ऐसे लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट बाय नोज, या फिर आप ऑब्लिक लिख देना नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल्स हम किसको कहते हैं, नाक के 2 दरवाजे होते हैं उनको कहते हैं। अब इस नोस्ट्रिल से जब अंदर की तरफ जाओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो नाक के बाल दिखेंगे। तो नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, नंबर 1 पे होते हैं नोजल हेयर्स। नोजल हेयर्स नाक के बाल हैं बेटा, ये नोजल हेयर्स, जिसको हम हिंदी में नाक के बाल ही लिखेंगे। और बायोलॉजी में ना नाक के बालों को नाम दिया जाता है सीलिया। इनको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी नाक में जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, इनको हम सीलिया कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी नाक में जो बाल हैं उनका कुछ काम है क्या, क्यों है ये नाक में, है तो किसी ना किसी काम के होंगे। देखो ये सीलिया, नाक के बालों को हम क्या कहते हैं, हम सीलिया कहते हैं। थोड़ा बड़ा दिखा दें आपको, नहीं तो कुछ बच्चों के रहते हैं कि मैम बड़ा नहीं लिखती है। ठीक है, तो नाक के जो बाल होते हैं, नोजल हेयर्स होते हैं, उनको हम सीलिया कहते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ये क्या काम करते हैं, पहला काम होता है इनका एयर को फिल्टर करना। जो आप बाहर से एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर कर देते हैं बेटा, एयर को फिल्टर करते हैं। ये नेचुरल फिल्टर है। कुछ लोग होते हैं नाक के बाल काटते रहते हैं ऐसे सीजर से, मत काटा करो यार, है ना। क्यों, क्योंकि नाक के जो बाल होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं। कैसे, आप जो एयर इनहेल कर रहे हो उस एयर में अगर धूल मिट्टी का पार्टिकल है, कोई पॉल्यूटेंट है, कोई डस्ट है ना, कोई भी चीज है, छोटी मोटी धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आ गए, सीमेंट वीमेंट के कोई पार्टिकल्स, कोयले वोले की इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसके पार्टिकल्स, तो हम जो हवा लेते हैं और इस हवा में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, उन धूल मिट्टी के कणों को ये यहीं पे रोक लेते हैं, ये यहां से अंदर आपके लंग्स में जाने से रोक लेते हैं। तो ये एयर को, हवा को एक तो फिल्टर कर दिए बेटा, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कि अगर इस हवा में धूल मिट्टी के कण वण हैं तो उनको वहीं रोक लेते हैं। अदरवाइज ये धूल मिट्टी के कण जाएंगे कहां पर, आपके फेफड़े में, और फेफड़े में जम जाएंगे, बीमारियां कर देंगे। तो एक तो एयर को फिल्टर कर दिया। दूसरा, ये जो नाक के बाल होते हैं और क्या काम करते हैं, तो बेटा आप बताओगे, ये जो नाक के बाल होते हैं ये एयर को डायरेक्शन भी देते हैं, एयर को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चा, दिशा प्रदान करते हैं कि एयर को पीछे की तरफ जाना है, नाक में वापस नहीं आ जाना है। तो एयर को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, है ना। और तीसरा भी लिख लो, ये एयर को वेट, गीला करने का काम करते हैं। एयर को वेट कर देते हैं, हवा को गीला कर देते हैं। ठीक है, गीला, जिससे क्या होता है, हवा सीधी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे की तरफ मूव होती जाए। तो एयर को वेट कर देते हैं यानी गीला कर देते हैं, और एयर को हवा देते हैं, और साथ में आप बताओगे बेटा एयर को फिल्टर कर देते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम हवा को गीला कैसे कर देते हैं। तो बेटा जहां पे नाक के बाल होते हैं ना, इस सरफेस में नीचे क्या होता है, यहां पे आपकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेलीय ग्रंथियां होती हैं, और जहां से क्या एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है नाक का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नेजल वाटर कहते हैं। नाक का पानी जो होता है ना, ये बालों की हेल्प से ऊपर की तरफ आएगा यहां से निकल के, और वो क्या करता है, वो हवा को गीला रखने के लिए काम में आता है, ताकि हवा सीधी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां से पीछे की तरफ आपके फेफड़ों में जाए। राइट, तो नेजल वाटर का मतलब होता है नाक का पानी। नाक का पानी, आपकी नाक हमेशा जब आप उंगली देते हो, अब आप बोलोगे मैं ऐसी बातें क्या कर रहे हो, सच बात है ना, तो वो आपकी उंगली गीली हो जाती है। क्यों, क्योंकि नाक के अंदर पानी है, और नाक के अंदर जो पानी होता है उसको म्यूकस कहा जाता है, उसको श्लेष्मा कहा जाता है, उसको श्लेष्मा या चिपचिपा पदार्थ कहते हैं हम। तो हमारी नाक से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको म्यूकस या हम श्लेष्मा कहते हैं। कहां से निकलता है, तो जहां पे बालों की जड़ें होती हैं उस जड़ों से नीचे की तरफ
नीचे की तरफ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेलीय ग्रंथियां होती हैं, और वहीं से वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो वो चिपचिपा पदार्थ बाल पे लग के ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो बाल और ये म्यूकस दोनों मिलकर क्या करते हैं, हवा को डायरेक्शन देंगे और हवा को गीला कर देंगे, ताकि हवा चिपके विपके नहीं, सीधी आपकी चली जाए पीछे की तरफ, यानी कि यहां से होते हुए आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में आ जाए। ठीक है, ओके रवि कुमार, है ना। तो मैंने कहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरू होता है। अब नाक में नाक के दो दरवाजे हैं, इन दरवाजों के अंदर की तरफ जाओगे तो आपको नाक के बाल मिलेंगे। नाक के बालों का काम ये होता है। और दूसरा, नाक से हमारी जो पानी निकलता है, जिसको नेजल वाटर कहते हैं, जिसको म्यूकस कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ कहते हैं। तो ये दो आपको नाक के पॉइंट से याद रखने थे। अब तीसरा जो मैं स्टार करके लिखने वाली हूं वो याद रखना। क्या क्या मैं स्टार करके लिख रही हूं, हमारी नाक में जब अंदर की तरफ इस एरिया में जाते हो, यहां पर होते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, इसे कहा जाता है घ्राण क्षेत्र। और ये ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ये पहचान करवाता है स्मेल की। स्मेल का मतलब होता है गंधक, स्मेल का मतलब होता है गंधक। तो जो भी आप कभी भी चीज स्मेल करते हो ऐसे नाक से, तो जिस एरिया से उस स्मेल की पहचान होती है, जहां से न्यूरॉन्स, जहां से जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं, और ब्रेन पहचान करवाता है कि ऐसा 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 किस, आपने जो स्मेल की वो किसकी है स्मेल, है ना। तो बच्चा एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। तो लिखिए ऑल्फैक्टरी रीजन होता क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र एग्जाम में आता है कि ऑल्फैक्टरी रीजन किससे संबंधित है, या कौन से सिस्टम में इसका योगदान होता है। तो आप किस सिस्टम में पढ़ रहे हो, नाक में तो नाक किसका हिस्सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बेटा ऑल्फैक्टरी रीजन का काम होता है स्मेल की पहचान करवाना। स्मेल का मतलब होता है गंधक, जो भी आप सूंघ रहे हैं। अब आप हलवा बन रहा होता है घर में, तो रसोई में हलवा बन रहा होता है, आपको लिविंग रूम में बैठे हैं, वहां तक आपको खुशबू आती है, पहचान जाते हैं कि हलवा बन रहा है। स्पेशली लड़कियों को तो बहुत सारी स्मेल, है ना, पता होती है। दूध अगर उबल जाता है, उफन जाता है, तो मम्मियां रसोई में दूध रखी हुई होती है, लेकिन रूम में बैठी हुई होती है, उनको स्मेल से पहचान के बता देती है क्या कि दूध उफन गया है। तो ये स्मेल की पहचान जो रीजन करवाता है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, उसे हम घ्राण क्षेत्र कहते हैं। तो एग्जाम में या तो पूछता है ऐसे कि ऑल्फैक्टरी रीजन किससे संबंधित है, तो स्मेल से, गंधक की पहचान करवाता है। कहां पे, इस हिस्से में होता है, यहां पे, इस हिस्से को बोलते हैं अंदर की तरफ नाक में। नेक्स्ट आपसे पूछे क्या कि भैया ऑल्फैक्टरी रीजन किस सिस्टम में आप पढ़ते हो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नाक से आपकी क्या आ गई बच्चा, ऐसे ऐसे हवा आ गई। ठीक है, ये देखो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसमें आपने एयर ले ली, ये नाक थी, देखो इस नाक से आती हुई ऐसे एयर आ चुकी है। अब ये एयर ऐसे नीचे की तरफ आएगी। अब नाक में जो अंदर की तरफ यहाँ पे ये जो आपका खाली पार्ट पड़ा है, इसी को नेजल कैविटी कहा जाता है। तो ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद लिख लोगे कि नाक के ये नोस्ट्रिल्स आपके ये होते हैं, इसके अंदर की तरफ, नोस्ट्रिल्स के अंदर की तरफ क्या होती है बच्चा, नेजल कैविटी होती है, नाक की गुहा होती है। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप आ करो तो माउथ में जो कैविटी होती है उसको माउथ कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, और जो नाक में कैविटी होती है उसको नेजल कैविटी या नाक गुहा कहते हैं। तो यही उस डायग्राम में दिखा रखा है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया है कि ऐसे एयर आई, इन दरवाजों को नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ये जो खाली जगह पड़ी है अंदर की तरफ उसको नेजल कैविटी कहते हैं, और उसी खाली जगह में यहाँ की तरफ ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जो स्मेल की पहचान करवाता है। और इसी नेजल कैविटी में आपके नाक के बाल और नाक का पानी होता है। नाक के बालों को सीलिया कहते हैं, और नाक से पानी निकलता है उसको म्यूकस कहते हैं। तो नोज से इस तरीके से एयर एंटर कर गई। हाँ जी मैम, हवा आ गई, ऐसे आ रही है जी हाँ। अब हवा आएगी ऐसे नीचे की तरफ इस हिस्से में, और इस हिस्से को कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। तो नंबर 2 पे लिखो नोज के बाद, 2 नंबर पे लिखो फेरिंग्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब एग्जाम में आते हैं बच्चा। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। लैरिंग्स अलग होता है, फेरिंग्स अलग होता है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, सुनो जरा, मैं आपको बना के बताती हूँ कि फेरिंग्स होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। ये आपका नोज, ये आपका माउथ, ये हिस्सा ऐसे, ठीक है। ऊपर की तरफ नोज है, तो नोज से इस तरीके से आपकी एयर आ रही है, आपने सांस लिया, हवा लिया, ये हवा यहाँ आ रही है, ठीक है। यहां से आप खाना खाते हो, है ना, खाना मुंह से खाते हो, यहां से खाना खाते हो, तो ये वाला हिस्सा देखो, यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से को फेरिंग्स कहा जाता है। ये ही क्या है, ये फेरिंग्स है, ये ग्रसनी है। अब फेरिंग्स क्या है, खाना और हवा का एक कॉमन पैसेज है। अब खाना आप कौन से सिस्टम में पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हवा कहां, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन पैसेज होता है, एक ही रास्ता होता है, उसी रास्ते को आप फेरिंग्स कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर खाने में हवा मिलती है, ये लो आपकी भाषा में समझा दिया। ये वो हिस्सा है जहां पर खाने में हवा मिल जाती है। खाना खा रहे हो भैया, ऐसा थोड़ी खाना खाते हैं तो हवा नहीं आती है, हवा तो आती है ना। तो उस समय जो खाने के अंदर जो एयर जाती है, और उसी एयर की वजह से फिर आपको डकार आती रहती है ना खाना खाने के बाद, राइट। तो उसी हिस्से को फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्रसनी एक उभयनिष्ठ मार्ग है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए। ये वो हिस्सा है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलता है बच्चा। तो जरा लिख दीजिए फेरिंग्स क्या है, इट इज कॉमन पैसेज। एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, लिखो इट इज कॉमन पैसेज, या सेम पैसेज लिख देना, कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है। एग्जाम में आता है, कभी तो ऐसे पूछेगा या पूछेगा उस हिस्से का नाम बताओ जहां खाने में हवा मिल जाती है। तो लिखो यह है पाचन तंत्र और
श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग है, श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग है, कॉमन पैसेज है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ही रास्ता, मार्ग है या रास्ता है। ओके, तो इसी को फेरिंक्स कहते हैं। तो सबसे पहले एयर कहां से आई? ये नोज है आपका, नाक से आई है ना, नाक के कपाट नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। यहां से आई हवा, आ गई आ गई आ गई, कहां आई? इस हिस्से में। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। फेरिंक्स इस हिस्से को बोलते हैं। अब एयर नीचे की तरफ जाएगी, और एयर जब नीचे की तरफ जाती है तो कौन से पाइप में जाती है? तो इस पाइप को क्या बोलेंगे? जिस पाइप में हवा जाती है उस पाइप का नाम होता है विंड पाइप, ट्रैकिया। तो फेरिंक्स से जस्ट नीचे की तरफ जो पाइप होता है, इस पाइप को कहते हैं हम ट्रैकिया, इसे हम ट्रैकिया, और कॉमनली हम इसे ही विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इसे ही हम वायु नलिका या श्वास नली कह देते हैं। इसी को हम वायु नलिका या श्वास नली, सांस वाली नली, श्वास नली, श्वास नली। ठीक है, चलिए, तो 3 नंबर पे आप एयर कहां से आई? नाक से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से कहां जा रही है? नीचे की तरफ ट्रैकिया में जा रही है। अब इस ट्रैकिया में एयर आती है, तो यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं। इसी ट्रैकिया पे इस फेरिंक्स के नीचे की तरफ इस हिस्से में क्या होता है? यहां पर होता है आपका वॉइस बॉक्स। ये देखो, ये आपका साउंड बॉक्स है। ये जो मैम ने पिंक कलर से बनाया है ना, जो ट्रैकिया के ऊपर अटैच है, सिर्फ ट्रैकिया पे होता है, ये इसोफेगस पे नहीं होता है। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को नाम देते हैं लैरिंक्स। और लैरिंक्स क्या होता है बच्चा? लैरिंक्स हमारा साउंड बॉक्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जहां से आपकी आवाज बन रही है। अभी मैं जो बोल रही हूं और ये जो आवाज जहां से बन रही है उसको लैरिंक्स कहते हैं। तो जैसे ही फेरिंक्स से एयर आई यहां से, तो ये लैरिंक्स में जाएगी, और लैरिंक्स किस पाइप के ऊपर है? ट्रैकिया के ऊपर। तो लैरिंक्स से गुजरती हुई हवा नीचे की तरफ ट्रैकिया में जाती है। तो क्यों ना हम इस लैरिंक्स के बारे में पढ़ लें, बाद में विंड पाइप पढ़ेंगे। तो जी लिखिए, लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स को कहते हैं हमारा वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। इसी को कहते हैं हम हमारा वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, जहां से आपकी साउंड बन रही है। ध्वनि वाला बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स बोलो या इसी को आप साउंड बॉक्स बोलो, नाम से क्लियर है बेटा। वो बॉक्स जिससे क्या आ रही है? जिससे साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है। हिंदी में इसको ध्वनि यंत्र कहते हैं। आपने कभी मूवी देखी होगी थिएटर में, तो आप पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, आता है मेरा नाम मुकेश है, मैं बहुत गुटखा खाता था, मैं बहुत बीड़ी पीता था, तो डॉक्टरों ने मेरा लैरिंक्स निकाल दिया क्योंकि मेरे लैरिंक्स में कैंसर हो गया था। तो अगर किसी का लैरिंक्स निकल जाता है किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि जब गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब पीते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर जो टार होता है वो टार इसी हिस्से से होता हुआ, मैंने कहा ना, खाना की और फेरिंक्स क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पैसेज है। तो ये टार यहां से ऐसे आ जाता है और इस हिस्से में आ जाएगा और इस लैरिंक्स में आके जम जाएगा। और इतना टार आपको आता है ना वर्ड में, इतना टार आपको बीमार करने के लिए काफी है। तो यही जो आपका क्या होता है टार किसके अंदर, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इनके अंदर, तो वो आके इस लैरिंक्स के अंदर जम जाता है और लैरिंक्स को धीरे धीरे वो खराब कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं? उस लैरिंक्स को निकाल देते हैं। अब अगर किसी का लैरिंक्स नहीं निकल गया तो क्या वो इंसान बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, आवाज नहीं निकल पाएगी। वो साइन लैंग्वेज में वो हाथ वाथ चला के बताएगा किसी को कि हमें क्या चाहिए। तो लैरिंक्स वो बॉक्स होता है जहां से साउंड बनती है, जहां से ध्वनि बनती है। तो हमारे साउंड बॉक्स का नाम लैरिंक्स है। दूसरा पॉइंट सुनो बच्चा, इस लैरिंक्स में क्या होती है? इस लैरिंक्स में ऐसे वोकल कॉर्ड्स होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? इस लैरिंक्स के अंदर होती हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स को बोलते हैं ध्वनि रज्जुआं, स्वर रज्जु या ध्वनि रज्जु कहते हैं। ऐसे पतली पतली क्या होती हैं बेटा? मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स या स्वर रज्जु कहते हैं। अब जैसे ही यहां से एयर आई, ये एयर लैरिंक्स में आई, लैरिंक्स में ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन है, पतली पतली झिल्लियां हैं। तो बेटा हवा से वो मेम्ब्रेन ऐसे वाइब्रेट होंगी, ऐसे कंपकपी होगी उनके अंदर, और उन्हीं के वाइब्रेशन से आपकी आवाज बनती है, आपकी साउंड जनरेट होती है। हाँ, अब कितना क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, वो कौन बताता है? वो आपका ब्रेन बताता है बेटा। तो साउंड बॉक्स में क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं, स्वर रज्जु होती है, ध्वनि रज्जु होती है। ये क्या करती हैं? ये एयर से वाइब्रेट होती हैं। किससे वाइब्रेट होती हैं? एयर से वाइब्रेट होती हैं, यानी कि हवा से इनमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट होंगी ये, और इनके वाइब्रेशन से ही इनमें जब कंपकपी आएगी हवा से, इसी से क्या बनती है? साउंड बनती है, यानी आपकी आवाज बनती है। और ये आवाज वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम आपकी जीभ का होता है, और कितना क्या बोलना है, किस भाषा में बोलना है, कौन सा सेंटेंस बोलना है, वो आपका ब्रेन बताता है। अब बेटा कुछ लोगों में ये वोकल कॉर्ड्स बन नहीं पाती है, तो ऐसे लोग बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों में हल्की फुल्की बन पाती हैं, तो हल्के फुल्के एक आधा शब्द बोल पाते हैं, लेकिन सारे शब्द नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जन्म से ही गूंगे होते हैं, है ना, वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स मैच्योर नहीं होती हैं, हल्की फुल्की बनी होती हैं। कुछ की बन जाती है लेकिन वाइब्रेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या बनाती हैं? ये एयर हवा से वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होके साउंड जनरेट करती है, आवाज बनाती है बेटा, आवाज बनाती है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। क्या जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं, जब इन वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं, वोकल कॉर्ड्स क्या होती है? ऐसे मेम्ब्रेन होती हैं। ये वोकल कॉर्ड्स जब लंबी होती हैं, इनकी लंबाई किस में ज्यादा होती है? लड़कों में या लड़कियों में? जरा कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। सुनिए, वोकल कॉर्ड्स की जब बात करते हैं, बॉयज में, लड़कों में वोकल कॉर्ड्स की लंबाई ज्यादा होती है। इन ध्वनि रज्जुओं की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लगभग 20 mm के बराबर होती है। लड़कों में ये 18 से 20 mm के बराबर होती है। क्या
वोकल कॉर्ड्स का साइज लंबी होती है ये लड़कों में, जबकि लड़कियों में, गर्ल्स में, जब लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल्स में बात करते हैं, तो इन वोकल कॉर्ड्स की लेंथ 12 से 14 mm के बीच में रहती है। ठीक है, 10 से 12 भी हो सकती है, 12 से 14 भी हो सकती है, तो ये लिख लेना 10 से 12 या 12 से 14 mm के बीच में रहती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वोकल कॉर्ड्स जिसमें ज्यादा लंबी होती हैं उनकी साउंड की पिच क्या होती है, कम होती है। वोकल कॉर्ड्स की जिनमें लंबाई ज्यादा होती है उनकी साउंड की पिच स्लो होती है और उनकी आवाज में भारीपन होता है, डीप साउंड होती है उनकी। ये आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा, उसका फंडा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो पढ़ाना मेरा काम नहीं है। तो लड़कों की वोकल कॉर्ड की लंबाई ज्यादा होती है लड़कियों के कंपैरिजन में, इसलिए लड़कों की आवाज भारी होती है या गहरी होती है। लड़कों की आवाज में हैवीनेस होती है ना, भारी होती है साउंड। लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड है उसकी लंबाई कम होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज पतली होती है। पतली का मतलब उनकी पिच क्या रहती है, हाई रहती है बेटा। तो लड़कियों की साउंड की जो पिच है वो ज्यादा है, जबकि लड़कों की साउंड की जो पिच है वो कम रहती है। इसीलिए लड़कों की आवाज मोटी, गहरी या भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। इस कमरे में एक लड़का एक लड़की है, मैं दोनों को बोलूं तुम लोग एक आवाज दो, मम्मी मम्मी बोलो, तो लड़के की आवाज हो सकता है इस कमरे के गेट तक ही रह जाए, लेकिन लड़की की आवाज नीचे वाले फ्लोर तक चली जाएगी, है ना। बोलते हैं ना लड़कियां कान खाती हैं, लड़कियों की आवाज चुभती है, तो बेचारी क्या करें लड़कियां क्या करें, लड़कियों की गलती थोड़ी है कि उनकी आवाज चुभती है, तो क्योंकि लड़कियों की आवाज पतली होती है बेटा। पतली किसकी वजह से होती है, तो ये रीजन है। तो जो लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जब उनकी लंबाई ज्यादा होती है तो पिच लो होती है, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की वोकल कॉर्ड्स की लंबाई कम होती है, जिसकी वजह से उनकी पिच हाई हो जाती है। तो आप लड़कियों की आवाज थोड़ा सा कह देते हो कि लड़की कान खा रही है ना, लड़की की आवाज चुभ रही है, उसका रीजन ये होता है बेटा, उसका रीजन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक रीजन मैं और बता दूं कि आपने देखा होगा आपके घर में 10 साल का एक लड़का हो या लड़की हो, दोनों की आवाज लगभग बराबर होती है। 10-12 साल तक लड़का लड़की दोनों की आवाज एक जैसी होती है। अब जैसे ही 10-12 साल का वो लड़का हो जाता है, अब उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही लड़के की प्यूबर्टी शुरू होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, तो उसकी आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कों में, सुन लेना ये पॉइंट, ठीक है, मैं बता देती हूं आपको, लिखवा भी देती हूं। लड़कों में जो साउंड बॉक्स होता है इस तरीके से, ये क्या है, लड़कों का साउंड बॉक्स है, मान लो इसको लैरिंग्स कहते हैं। इस लैरिंग्स के बाहर इस तरीके से कार्टिलेज का बना हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। इस साउंड बॉक्स के बाहर ऐसे कार्टिलेज उपास्थियों से बनी एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसको क्या बोलते हैं, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब इसको हिंदी में एडम्स का सेव ऐसा मत कर देना, इंग्लिश में ही नाम आएगा। आपने अगर हिंदी भी चूज की है अपने पेपर में तो भी एडम्स एप्पल, हिंदी में एडम्स एप्पल ही लिखा हुआ आएगा। ये एडम्स एप्पल क्या करता है, ये एडम्स एप्पल की वजह से लड़कों की आवाज में भारीपन होता है, डीपनेस होती है बच्चा, डीपनेस इसी की वजह से होती है लड़कों की साउंड की। ठीक है, तो लड़कों में एडम्स एप्पल देखा होगा ना, यहाँ पे एक बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है, लड़कियों में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। देखो लड़कियों का ये कंठ एकदम सही है ना, जबकि लड़कों का देखना आप यहाँ से बाहर उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, उसी को एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसी को एडम्स एप्पल बोलते हैं, राइट। चलो यस मैम, मेरे और मेरे भाई की आवाज में पहले लोग कंफ्यूज होते थे, क्योंकि आप और आपके भाई की आवाज 10-12 साल तक सेम ही रहती है बेटा। जब प्यूबर्टी ये शुरू होती है तो लड़कियों की आवाज पतली होना शुरू हो जाती है, लड़कों की आवाज में डीपनेस आ जाती है। तो एडम्स एप्पल नाम की स्ट्रक्चर कहां पे होती है, लैरिंग्स के चारों तरफ, किसमें, बॉयज में, और इसी की वजह से क्या होता है, लड़कों की आवाज कैसी होती है, डीपनेस होती है लड़कों की आवाज में। देखी होगी ना आपने, मूवीज में देखते हैं बहुत सारे हीरोज होते हैं जिनकी साउंड बहुत अच्छी होती है। जैसे आपने एक हीरो का नाम सुना होगा, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं जानते, शरद केलकर, अपनी आवाज के लिए बहुत फेमस है वो, है ना, वो बहुत सारी चीजों में अपनी आवाज देते हैं। अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज बहुत अच्छी है, राइट। चलिए, तो बात क्या है कि आपकी एयर नोज से आई, नोज से फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आई। लैरिंग्स में होती है पतली पतली मेम्ब्रेन, पतली पतली झिल्लियां, जो उसी हवा से, जो हवा आई है उससे वाइब्रेट होंगी, वाइब्रेट होकर वो साउंड बनाएंगी, वो आवाज बनाएंगी। अब उस आवाज को वर्ड्स में, शब्दों में बदलने का काम जीभ का होता है, इसलिए कहते हैं अपनी जीभ पे कंट्रोल करो, है ना, किससे क्या शब्द बोल रहे हो भाई, सोच समझ के बोलो, नहीं तो जीभ मांस का टुकड़ा है, कभी भी फिसल सकता है, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो, तो कंट्रोल करने की जरूरत है। अब कैसा क्या बोलना है वो आपका ब्रेन बताता है। बाकी 2-3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे हमारे साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं, वैसे चिड़ियां क्या करती हैं, ची 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 ची, है ना, तो ची 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 किसकी वजह से होता है, तो जो बर्ड्स होते हैं, ये साइड में लिखना है, जो मैं एक्स्ट्रा चीज बताती हूं उसको हमेशा साइड में लिखा करो। बर्ड्स, पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों के वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, पक्षियों के वॉइस बॉक्स का नाम होता है सीरिंग्स, SYRNX, सीरिंग्स, स्पेलिंग सही है, सीरिंग्स, SYRN SARY होगा, SARYNX, सीरिंग्स। जो पक्षी होते हैं वो चै चै करते हैं, या चिड़िया में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको बोलते हैं सीरिंग्स, SARYNX, सीरिंग्स। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल के पेपर में, सीजीएल का पेपर होता है ना, एसएससी सीजीएल का, उसमें पूछा हुआ है कि चिड़ियों के वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो चिड़ियों के वॉइस बॉक्स को कहा जाता है सीरिंग्स, सीरिंग्स। ओके, हाँ जी अमरजीत, यही बात तो हमने बताई है बेटा। चलिए, तो हवा कहां से आई, रास्ता याद करते जाना, नाक से, नाक से कहां गई, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आई। लैरिंग्स क्या है आपका, वॉइस बॉक्स है, आवाज बना रहा है लैरिंग्स, आवाज बनी, आवाज लड़का है तो उसमें ये रीजन है, लड़की है तो उसमें ये रीजन है। आवाज, लड़कियों की आवाज मधुर होती है,
कोयल जैसी होती है, मीठापन होता है लड़कियों की आवाज में, है ना। लड़कों की आवाज में भी मधुरता होती है, लेकिन किसके जैसी, कौवे की जैसी, है ना। चलो आइए नेक्स्ट। अब साउंड कहां जा रही है, इस लैरिंक्स से होती हुई, इस फोटो में देखो, यहां से नोज से एयर आई, ठीक है, नेजल कैविटी से आई, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से नीचे की तरफ ये क्या है, लैरिंक्स है, लैरिंक्स ने क्या बना दी, आवाज, साउंड बना दी। अब इस लैरिंक्स से नीचे की तरफ आपकी शुरू हो जाती है ट्रैकिया। तो बेटा एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो लैरिंक्स है ना, मैम ने पढ़ाया है, ये कौन सी पाइप पे अटैच होता है, तो ये किस पाइप पे अटैच होता है, ये विंड पाइप पे अटैच होता है, फूड पाइप मत कर देना, विंड पाइप पे, वायु नलिका पे अटैच रहता है, ये एयर वाली पाइप पे अटैच रहता है। भाई एयर से तो वाइब्रेट होती है, अब खाने से थोड़ी ना वाइब्रेट होकर साउंड बनती है, तो किससे, तो आप बताओगे लैरिंक्स विंड पाइप पे अटैच रहता है। आप इस फोटो में देख लो ना, विंड पाइप का नाम ही तो ट्रैकिया है। इस फोटो में देखो, ये रहा ट्रैकिया, लाल कलर से बनाती हूँ, ये रहा ट्रैकिया, ये रहा आपका लैरिंक्स। तो ये लैरिंक्स किस पे अटैच है, ट्रैकिया पे अटैच है। तो नाक, नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती हुई लैरिंक्स, लैरिंक्स से ऐसे 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 अब हवा जाएगी इस ट्रैकिया में, ट्रैकिया में, ठीक है। ये आगे पढ़ाएंगे आपको, साइनस क्या होता है, टॉन्सिल क्या होते हैं, टॉन्सिल फूल जाते हैं ना, ये आगे पढ़ाएंगे आपको। तो 4th नंबर पे आप लिखो, अब हवा आ चुकी है किसके अंदर, विंड पाइप में। विंड पाइप का नाम होता है ट्रैकिया, हिंदी में इसको ट्रैकिया ही कहते हैं। जैसे फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं, वैसे ही इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकिया हम किसको कहते हैं, विंड पाइप को कहते हैं, वायु नलिका को कहते हैं। अब ट्रैकिया की लेंथ पूछे तो आप बताइएगा, ट्रैकिया की लेंथ होती है 12 से 12.5 सेंटीमीटर की। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा रेलवे के कि फूड पाइप और विंड पाइप में ज्यादा लंबा कौन होता है, याद रखिएगा ईसोफेगस ज्यादा लंबा होता है। ईसोफेगस यानी फूड पाइप की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि विंड पाइप की लेंथ 12 से 12.5 सेंटीमीटर है। तो लंबा ज्यादा कौन हो गया, छोटा कौन हो गया। अच्छा आपकी 2 क्लास हो गई है एक साथ, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, चलो 5 मिनट में हम छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कल ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना। सुनो, तो ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, 12 से 12.5 सेंटीमीटर। आज सर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है आप लोगों को ना। नेक्स्ट, अब ट्रैकिया का काम क्या होता है, इसका काम होता है एयर को लंग्स तक पहुंचाना। ट्रैकिया का काम होता है एयर को लंग्स तक पहुंचाना। जो पीछे से हवा आई है, उस हवा को कहां पे पहुंचाने का काम करेगा बेटा, हवा को फेफड़ों में। भैया फेफड़ों में क्या भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है। तो ये हवा कहां से आ रही है, इस तरीके से नाक, नाक से ऐसे फेरिंग्स, लैरिंक्स से होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करेगी, इस एयर को दोनों फेफड़ों में ऐसे भेज देगी, ऐसे। फेफड़े तो 2 होते हैं ना, तो क्या करते हैं, हाँ श्वास नली कहा जाता है। ट्रैकिया को हिंदी में वायु नलिका भी कहा जाता है बेटा, सिर्फ श्वास नलिका नहीं, वायु नलिका भी कहा जाता है। इसको वायु नलिका या श्वास नलिका दोनों नाम इसी को देते हैं, जो वायु को ट्रांसफर करती है उसको वायु नलिका या श्वास नली कहते हैं। तो एयर को कहां पहुंचा दिया इसने एयर को पहुंचा दिया लंग्स में, फेफड़ों में पहुंचा दिया। अब लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। लंग्स कितने, तो 1 पेयर का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी, 2 फेफड़े होते हैं। तो ट्रैकिया क्या होती है, इस तरीके से आती है, इस तरीके से, और फिर आगे चलकर अब ट्रैकिया को दोनों फेफड़ों में एयर पहुंचानी है, तो इसको डिवाइड होना पड़ता है। तो ट्रैकिया इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, ऐसे। तो ये आपका एक फेफड़ा हो गया और ये आपका दूसरा फेफड़ा हो गया। तो दोनों में ऐसे ट्रैकिया जाएगी और जाके ऐसे एयर ले जाएगी। भाई दोनों फेफड़ों को हवा चाहिए ना, तो दोनों में जाएगी इस तरीके से। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा दिया है ना, तो इस संडे को मैं शाम को 7 बजे विटामिन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ। अपने यूट्यूब पे 7 बजे मैं क्या करने वाली हूँ, आपको संडे को विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसकी एक मैराथन क्लास लूंगी। आप लोग उसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। विटामिन चैप्टर की आपके लिए फायदेमंद क्लास होने वाली है। अब ये ट्रैकिया जैसे ही दोनों फेफड़ों में जाती है, चूंकि बेटा 2 फेफड़े हैं, दोनों में हवा पहुंचानी है, तो ट्रैकिया का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है, कैसे, जरा सुनो। ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुई ऐसे, देखो ऐसे आके डिवाइड होगी, ये देखो इधर भी आके डिवाइड होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, इस डिवीजन को ब्रोंकाई कहा जाता है, इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। तो लिख दो, ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड होती है, हिंदी में कैसे लिखोगे, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, लिखवा देती हूं। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। ट्रैकिया, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। वायु नलिका का प्रथम विभाजन ब्रोंकाई कहलाता है। लिखो, श्वास नली या वायु नलिका का प्रथम विभाजन यानी पहला विभाजन ब्रोंकाई कहलाता है। विभाजन ब्रोंकाई कहलाता है। आपने एक बीमारी सुनी होगी, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जैसे शाहरुख खान को ब्रोंकाइटिस है, अगर आपने सुना हो तो। प्रथम विभाजन ब्रोंकाई कहलाता है। इन्हीं ये पाइप संकरे हो जाते हैं, इनमें सिगरेट का तार आके जम जाता है, उसी की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है, राइट। तो ये हो गया वायु नलिका का प्रथम विभाजन। वायु नलिका का प्रथम विभाजन ब्रोंकाई कहलाता है, ये हिस्सा। अब ये ब्रोंकाई आगे चलकर इस तरीके से और डिवाइड हो जाएगा, पतली पतली पाइप में, ऐसे और पतले पतले पाइप, क्योंकि बेटा हवा तो पूरे फेफड़े में पहुंचानी है। देखो यहाँ पे भी हवा आनी चाहिए, तो ऐसे पतले पतले, ये देखो ऐसे पतली पतली और ज्यादा पाइप में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे आगे चलकर, क्योंकि पूरे फेफड़े में हवा पहुंचानी है, इसी डायरेक्शन में थोड़ी ना पहुंचानी है। तो ये ब्रोंकाई आगे चलकर पतली पतली पाइप में विभाजित हो जाता है, यानी कि ट्रैकिया दूसरी बार डिवाइड हुआ। तो ट्रैकिया का जो सेकेंडरी डिवीजन होता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। अभी फोटो में दिखा दूंगी आपको, ब्रोंक्यूल्स। हिंदी में लिख दो, ट्रैकिया यानी कि वायु नलिका का दूसरा विभाजन वायु कोष्ठ कहलाता है।
देखिए वायु नलिका दूसरा विभाजन, दूसरी बार डिवाइड हुई है ना ट्रैकिया, पहली बार तो यही होगी थी, तो ट्रैक वायु नलिका का दूसरा विभाजन, दूसरी बार जब डिवाइड हुई है तो उसको ब्रोंक्योल्स या वायु कोष्ठक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंक्योल्स, और ऑब्लिक लगा के लिख लेना, वायु कोष्ठक कहा जाता है, वायु कोष्ठक कहा जाता है। तो 2 बार ट्रैकिया डिवाइड हो गई। अब मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ट्रैकिया, मैम क्या पढ़ाना चाह रही है। ये दिख रहे हैं दोनों फेफड़े? जी हाँ मैम। ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुई ऐसे, देखो ये जाके हो रही है इधर और इधर, इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड हुई तो बेटा देखो यहाँ दिखा रखा है ब्रोंकी, या ज्यादा लिखोगे प्लूरल बनाओगे तो ब्रोंकस हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बार ट्रैकिया इस तरीके से और पतली पतली पाइप में पूरे फेफड़े में घूम रही है, ये देखो ये देखो, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको ब्रोंक्योल्स कहते हैं, इनको हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं। अब तीसरी बार ट्रैकिया जब डिवाइड होता है, लास्ट टर्सरी डिवीजन ट्रैकिया का इस तरीके के अंगूर जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर में जाके डिवाइड हो जाता है, इन्हें एल्वेओली कहा जाता है, एल्वेओली कहा जाता है। ये रहा नाम एल्वेओली। तो देखो ट्रैकिया का ये आते हैं बेटा एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ ब्रोंकस ब्रोंकाई सेम है, ठीक है। अब तीसरा डिवीजन लिखो ट्रैकिया का। ट्रैकिया जब तीसरी बार लास्ट में जाके ऐसे गुब्बारे के रूप में, देखो ऐसे सैक जैसी स्ट्रक्चर, गुब्बारा होता है ना गुब्बारा, इसमें जाकर ऐसे जैसे अंगूर का गुच्छा हो और उस गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लगे हो, ऐसे हमारे पूरे फेफड़े में ऐसी फेफड़ों की सेल्स होती हैं जिनको एल्वेओली कहा जाता है, ऐसे। तो लिख दो थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज एल्वेओली। थर्ड डिवीजन या टर्सरी डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज एल्वेओली। हिंदी में लिखो वायु नलिका का तीसरा विभाजन, तीसरा विभाजन क्या कहलाता है? हिंदी में एल्वेओली या कुपिका कहते हैं इनको, हिंदी में एल्वेओली या कुपिका कहा जाता है, कुपिका। तो इस तरीके से आपके फेफड़े में 1 लाख एल्वेओली होती है, ये तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना सुनो कि एयर कैसे कैसे आई, इस फोटो से समझने की कोशिश करना। यहां से नोज से फेरिंग्स, सारे नाम समझ में आ रहे होंगे आपको। फेरिंग्स क्या होता है, फिर लैरिंग्स क्या होता है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हो गई, पाइप है 12 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा। जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुई दोनों फेफड़ों में जाके इस तरीके से, तो इसको ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर फिर से दूसरी बार ऐसे पतली पतली पूरे फेफड़े में फैल गई, ऐसे ब्रांचेज में, ट्रैकिया की ब्रांचेज, ट्रैकिया की शाखाएं ब्रोंक्योल्स कहलाती हैं। और फिर लास्ट में जाके ट्रैकिया इस तरीके से गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, सैक जैसी स्ट्रक्चर में ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे इन ब्रोंक्योल से लगी होती है, ऐसा लगता है एक अंगूर का गुच्छा है, उस गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं। तो ये टर्सरी डिवीजन जो ट्रैकिया का होता है, इसको हम एल्वेओली कहते हैं, इसको हम कुपिकाएं कहते हैं। और यही एल्वेओली हमारे फेफड़ों की सेल्स होती हैं, यही एल्वेओली हमारे फेफड़ों की सेल्स कहलाती हैं। याद करो हमने पढ़ा था किडनी की सेल्स नेफ्रॉन होती हैं, है ना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे ही एक फेफड़े में 1 लाख एल्वेओली होती है। तो ये एल्वेओली क्या होती है? लंग्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 2 क्लास लगनी चाहिए इस चैप्टर को भी खत्म करने में, क्योंकि चैप्टर की बीमारियां बहुत हैं, वो भी पढ़ानी है मुझे। ठीक है बच्चों, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही होगी, थोड़ा सा मैं आपकी क्लास पहले छोड़ रही हूँ, है ना। सबंकर कह रहे हैं मैम मैं आपकी लाइव क्लास नहीं कर पाता हूँ, आई एम सेलेक्टेड इन एनटीपीसी स्टेशन मास्टर, आपके नोट से पढ़ा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो? आप एनटीपीसी में सिलेक्टेड, आप स्टेशन मास्टर की तो अच्छी नौकरी होती है भैया। किसी दिन हमारी टिकट विकेट क्लियर ना हो तो आपका तो कोटा होता है, करवा दीजिएगा।